हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। साल 2000 की वो शाम, गर्मी से बुरा हाल था। कूलर की हवा में बैठा हर रोज की तरह मैं टीवी देख रहा था। टीवी तो क्या, डब्बा था डब्बा। एलईडी तो हमने रितेश की शादी में समधी सा को गिफ्ट में दे दिया था। बस तब से हम इसी से काम चला रहे थे। हालांकि जब हमें ये हमारे ससुराल से गिफ्ट में मिला था तब ये किसी एलईडी से कम नहीं था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। फोन रितेश के ससुराल से था। हम रजनी को नहीं भेजेंगे, सामने से आवाज आई। कोई बात नहीं, बच्चों की भी अभी छुट्टी चल रही है, कुछ दिन और रहने दो, मैंने कहा। हम उसे अब कभी नहीं भेजेंगे, समधी जी ने कहा। क्या हो गया, अभी तो खुशी खुशी गई थी बहू यहाँ से, मैंने बात को संभालते हुए कहा। वो तो खुश है लेकिन हम खुश नहीं हैं। आप तो हमारी बेटी को ले गए, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा, समधन जी ने पीछे से कहा। मैं कुछ समझा नहीं, मैंने कहा। समझना समझाना कुछ नहीं है, गर्मी बहुत है, हमें एसी चाहिए वरना अपनी बहू को भूल जाओ। और फोन कट गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हालांकि मुझे इतना जरूर पता था कि जिस चीज की वो मांग कर रहे थे वो दहेज था। मैंने रितेश को आवाज लगाई। मैंने पूछा, बहू के साथ कुछ झगड़ा हुआ था क्या? रितेश बोला, नहीं तो, वो तो बहुत खुशी से जा रही थी, बहुत दिनों बाद अपने मम्मी पापा से जो मिलने वाली थी। पर क्या हुआ? ओए, अब बहू को नहीं भेजेंगे। फोन पर अभी उन्होंने एसी की मांग की है। लेकिन पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? रजनी को तो पता है कि शादी का कर्जा अभी उतरा नहीं है, तो फिर यह एसी कैसे? रितेश ने रजनी को कसूरवार ठहराया। बातचीत अब कौतूहल का विषय बनती जा रही थी। रितेश की माँ, जो काफी देर से रसोई से हमारी बात को आटे की पिटाई करते हुए सुन रही थी, अब बातचीत का हिस्सा थी। रितेश की माँ बोली, यह भी तो हो सकता है कि बहू को इस बारे में कुछ पता ही ना हो। किसी सास का अपनी बहू पर इतना इस तरह का विश्वास मैंने पहली बार देखा था। रितेश की छोटी बेटी बोली, क्या हुआ दादू? शायद समाज के इस पहलू ने उसे भी अपनी किताबी दुनिया से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। रितेश उसे रोकते हुए बोला, तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी। क्यों नहीं समझूंगी? मुझे पता है आप लोग दहेज की बात कर रहे हैं। छोटी के इस शब्द दहेज ने सभी को स्तब्ध करके रख दिया। मैंने अपनी हिंदी की किताब में पढ़ा था दहेज के बारे में। शादी के समय वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष से किए गए उपहार की मांग को दहेज कहते हैं। दहेज की परिभाषा देकर छोटी ने अपने बड़े हो जाने का प्रमाण तो दिया, लेकिन इस शब्द की गहराई से वो बिल्कुल अनजान थी। छोटी ने कहा, लेकिन दादू, ये प्रथा तो कब से बंद हो गई है, और वैसे भी दहेज तो लड़के वाले मांगते हैं ना, तो फिर नाना जी हमसे क्यों मांग रहे हैं? छोटी के इन सवालों ने मुझे वापस अपनी उस दुनिया में ले जाकर खड़ा कर दिया जहाँ मैं कभी इन मुद्दों पर अपनी राय रखता था। छोटी ने फिर कहा, बोलो ना दादू। मैंने छोटी के सर पर प्यार भरा हाथ रखा और बताया, बात तब की है बेटा जब भारत सोने की चिड़िया था। लोग इतने धनवान थे कि शादियों में दिल खोलकर खर्चा करते थे और बड़े बड़े उपहार देते थे। समय के साथ भारत सोने की चिड़िया तो नहीं रहा, पर उपहार देना एक प्रथा बन गई और धीरे धीरे यह प्रथा सिर्फ लड़की वालों के लिए रह गई। लोग अब शादी के लिए बड़े बड़े उपहारों की मांग करने लगे और जन्म हुआ दहेज प्रथा का। समय के साथ दहेज ने अपना भयानक रूप दिखाया और जो लोग दहेज देने में सक्षम नहीं थे, वे लड़कियों को बोझ समझने लगे। दहेज के लालच में लोगों ने अपनी बहुओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दहेज का भयानक रूप तो तब सामने आया जब दहेज के डर से लोगों ने बेटियों को मां की कोख में ही मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले कम होने लगी। लड़कियों ने भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करना शुरू किया। अब लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से कंधा मिलाकर चलने लगी। लेकिन लड़कियों की संख्या में हुई वो कमी आज भी है। इसलिए शादी के लिए आज लड़की वालों की तरफ से पैसों और उपहारों की मांग की जाने लगी। और तब दहेज का एक दूसरा रूप सामने आया। एक प्रथा ही दूसरी प्रथा को जन्म देती है।
फंडा यह है कि किसी प्रथा को खत्म करने की बजाय उसके सही और गलत पहलू की और ध्यान दिया जाए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। छोटी ने दौड़कर दरवाजा खोला, हाथों में बैग और आंखों में आंसू लिए रजनी दरवाजे पर खड़ी थी। आज से यही मेरा घर है, मैं उस घर को छोड़ आई हूँ। पापा नहीं, जो मेरा सौदा करे वो मेरे माँ बाप नहीं हो सकते। रजनी ने रितेश की तरफ देखते हुए कहा। रितेश की आंखें भर आई। उसने दौड़कर रजनी को गले से लगा लिया और आज फिर एक बेटी ने परिवार को बिखरने से बचा लिया था। नारी के अटूट प्रेम का बेजोड़ उदाहरण आज मेरे सामने था। मैंने अपने हाथ पर प्यार भरा एक हाथ महसूस किया, तो प्यार भरी आंखें गली के नुक्कड़ तक घूम आने का नियंत्रण दे रही थी। रितेश की माँ और मैं बुढ़ापे के उस सफर में मोहब्बत का हाथ थामे आज थोड़ा दूर निकल आए थे, ताकि शाम के खाने में प्यार का थोड़ा तड़का और लग जाए। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यही तक। कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।